नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटनाचार की प्रस्तुति। समसामयिक घटनाचार की प्रस्तुति करंट वार्स की 2025 यानी करंट ईयरली इसमें समाहित है, जिसके अंतर्गत ये देख सकते हैं एससीओ समिट 2025 का चाइना में आयोजन किया गया है। इसी बार सुशीला कार के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नेपाल की नियुक्ति, सारी लेटेस्ट घटनाएं इसमें शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो प्रक्षेपण होने वाला है उसका इसमें दिया गया है। बिहार 2025 इसमें जो है अभी हीरो जो है एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता की भारत ने जीता है, इस पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये लेक्चर देखें तो किसके लिए ज़्यादा यूजफुल है, तो उत्तर प्रदेश बीसीएस प्राइमरी परीक्षा 2025, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एल्टीग्रेड एवं जीआरसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2025 के लिए, एसएससी बैंक रेलवे अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए यह लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इसमें देखें तो समसामयिक घटना चक्र का भी करंट नोट्स जारी कर दिया गया है। तो इसमें दृष्टि के रूप में जो 2025 वॉल्यूम 2 के रूप में समसामयिक घटनाओं का वार्षिक संकलन इसमें दिया गया है, जो कि देखें 1 सितंबर 2024 से 15 सितंबर 2025 तक इसमें जो डाटा अपडेटेड किए गए हैं। तो ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि सबसे पहले है, इसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत ये सारी जानकारियाँ, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, स्वच्छ वायु संरक्षण 2025, NIRF इंडिया इंडेक्स 2025, दादा भाई नौरोजी की 200 जयंती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ, देश में महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन योजना, बिहार राज्य जीविका निधि लाख साख सरकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया गया। स्कूली शिक्षा पे एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस यानी UDISA प्लस रिपोर्ट 2024 जारी की 24-25 जारी की गई। ग्रीन मोबिलिटी फॉल का उद्घाटन किया गया। व्यापक मॉड्यूल परीक्षण शिक्षा 2025 अप्रैल जून, यानी ये सारी जानकारी इसमें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखें तो यानी आखिरी इसमें इंपॉर्टेंट है, ये भी ईपी स्पेशल भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत परियोजनाओं की मंजूरी, लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना की चरण फर्स्ट वीक को मंजूरी दी गई। पीस पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश के अंतर्गत ये सारी जानकारी इसमें होगी, जिसमें 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और सम्मेलन इसमें इंपॉर्टेंट है। आर्थिक प्रदेश के अंतर्गत ये सब जानकारी होगी। वैज्ञानिक प्रदेश में निसार उपग्रह का सफल परीक्षण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उत्तर प्रदेश परिदृश्य यानी यूपी स्पेशल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी जानकारी इसमें देखेंगे। इस लेक्चर में यूपी स्पेशल को हम कवर करेंगे। इसके बाद खेल परिदृश्य होगा, यानी सारी जानकारी इसमें है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि के अंतर्गत वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण इसमें दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय घटना इत्यादि दी गई। तो चलिए सबसे पहले हम समसामयिक घटना सार के नोट्स को देखते हैं, इसके बाद दृष्टि के नोट्स को देखेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। यह ध्यान दें कि यह लेक्चर जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसको यूजफुल के अंतर्गत हमने देख लिया था। तो प्लीज़ अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर को देख सकते हैं। सारे लेक्चर जो है एग्जाम वाइज इस चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, अपने सुविधानुसार आप सारे लेक्चर को जाकर देख सकते हैं इस चैनल पर। तो चलिए देखते हैं इसमें उत्तर प्रदेश समसामयिक यानी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स यानी यूपी स्पेशल के अंतर्गत सबसे पहले इसमें देखते हैं। तो नोएडा में देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंट है इस करंट अफेयर्स के अंतर्गत। तो इसमें यह है, भारत ने इलेक्ट्रॉनिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने इलेक्ट्रॉनिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते मोबाइल उपकरणों के लिए, याद रखें, मोबाइल उपकरणों के लिए अपनी पहली टेम्पर्ड ग्लास इकाई का उद्घाटन किया। यह फैक्ट्री नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका उद्घाटन 30 अगस्त 2025 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने किया। उद्घाटन कौन किया, कब किया, तो आज देख सकते हैं, आज से, यानी इसमें घटनाएं 15 सितंबर तक है, तो 15 दिन पूर्व की घटनाएं, 15-16 दिन के पूर्व घटना इसमें कवर किया गया है। उद्घाटन श्री अश्विनी वैष्णव जी ने किया, जो कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्री हैं। कहाँ पर किया, तो यह फैक्ट्री नोएडा उत्तर प्रदेश में किसके लिए, मोबाइल उपकरणों के लिए किया गया है और यह भारत में अपनी पहली टेम्पर्ड ग्लास इकाई का उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश में। यह संयंत्र ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कार्निल इंफ्रा कॉर्पोरेट अमेरिका की साझेदारी से स्थापित किया गया। इसमें साझेदारी भी याद रखिएगा, इस कंपनी में साझेदारी किसकी, ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कार्निल इनकॉर्पोरेट, यानी इसकी साझेदारी भागीदारी इसमें। यहाँ बनने वाले टेम्पर्ड ग्लास यानी इंजेड बाई कार्निंग प्रीमियम ब्रांड के अंतर्गत तैयार होगा और भारतीय वैश्विक बाजारों को आपूर्ति करेगा, यानी सप्लाई करेगा। टेम्पर्ड ग्लास जो स्मार्टफोन का एक आवश्यक घटक है, ये इंपॉर्टेंट है। टेम्पर्ड ग्लास क्या है, स्मार्टफोन का एक आवश्यक घटक है, अब तक अधिकतर आयात किया जाता था भारत द्वारा। इस नई इकाई के साथ भारत का लक्ष्य मोबाइल उपकरणों का हर हिस्सा, यानी मोबाइल उपकरणों के हर हिस्सा जैसे चिप्स, टेम्पर्ड ग्लास और सर्वर कंपोनेंट यहीं देश में निर्मित हो, यानी मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण किया जाए। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। यूपी स्पेशल के अंतर्गत इसमें यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 लागू की गई। इसमें देखें ये क्या है, राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 को, यानी ये नीति 2025 को कैबिनेट ने 2 सितंबर 2025 को मंजूरी दी, यानी यूपी कैबिनेट ने जो है
वह इसको मंजूरी दी। ध्यान दें कि इसको यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दी। ऊपर वाला हमने देखा था कि उसको जो है केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, या इसमें उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। इसमें देखें तो यह है, इस नीति का उद्देश्य प्रदेश की सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की असेंबलिंग सेंटर तक सीमित नहीं करना, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट निर्माण के गढ़ के रूप में विकसित करना है। इसके अंतर्गत इसमें एक नीति के तहत प्रस्तावित प्रोत्साहनों और रियायतों की अवधि में करीब 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आने का अनुमान है। निवेश को याद रखना है। इससे बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट है वह अवसर उत्पन्न होने की संभावना है। नीति के तहत पहले चरण में 11 महंगे कंपोनेंट, यानी जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें 11 महंगे कंपोनेंट जो होंगे या उपकरण होंगे बनाने पर फोकस होगा। इनका प्रयोग जो टीवी यानी टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप सहित अन्य उत्पादों में होता, अब उन्हें ग्लोबल वैल्यू चेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत यूपी में बनाया जाएगा। यानी किसके तहत बनाया जाएगा ये भी याद रखना है, ग्लोबल वैल्यू चेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत यूपी में बनाया जाएगा। यानी किनके उपकरण जो हैं 11 महंगे कंपोनेंट में, टीवी के लिए, मोबाइल फ़ोन के, लैपटॉप के लिए। इनमें प्रमुख रूप से डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा यानी कैमरा मिडिल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स, बैटरी सेल, 10,000 mAh तक की, पॉली कंपोनेंट से बनने वाले कवर, इनक्लोजर और उन्हें बनाने वाली मशीनरी आदि इसमें शामिल हो गए। यह नीति 1 अप्रैल 2025 से 6 वर्षों तक लागू होगी। ये इंपॉर्टेंट है कि यह नीति कब तक लागू है, तो 1 अप्रैल यानी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 2025 से लेकर के 6 वर्षों तक, 6 का मतलब 2031 तक ये लागू। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी शासनात्मक गठित कार्यान्वयन इकाई और राज्य स्तरीय समिति की देखरेख में नोडल संस्था निभाएगी। इस नीति से कंपोनेंट के घरेलू उत्पादों से चीन पर निर्भरता कम होगी, उत्पादों की लागत घटेगी। इसका फायदा आम लोगों के साथ वैश्विक बाजार को भी मिलेगा। कंपोनेंट्स बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 8 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्माण और निर्यात में अप्रत्याशित तेजी आई है। 10 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 इकाइयाँ थी, आज 300 से ज़्यादा हैं। 10 साल के 2015 में देखें तो मात्र 2 इकाइयाँ थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, लेकिन 300 से ज़्यादा हो गई हैं, यानी 150 से ज़्यादा गुना की वृद्धि हुई है। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण 1.91 लाख करोड़ रुपए का था, जो आज 11 लाख करोड़ रुपए का हो गया। निर्यात 1500 करोड़ से बढ़ करके, इसको देख सकते हैं कितना बड़ा है, इसमें 2 लाख करोड़ हो गया। इसमें से आधा निर्यात अकेले नोएडा से हो रहा है, यानी उत्तर प्रदेश के नोएडा से आधे से ज़्यादा निर्यात हो रहा है। अगला देखें, करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल के अंतर्गत क्या है। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत इसमें क्या, उद्यमियों की चुनौतियां कम करके निर्यात बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति को कैबिनेट ने 2 सितंबर 2025 को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत देखें, इस नीति में डिजिटल तकनीकी, बुनियादी विकास, वित्तीय सहायता, ऋण, निर्यात ऋण, बीमा, बाजार विस्तार और प्रशासन पर विशेष जोर दिया गया है। नीति का लक्ष्य 2030 तक पंजीकृत निर्यातों की संख्या में 50% वृद्धि कर निर्यात $50 अरब करना है। इस मद में 882 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नई निर्यात प्रोत्साहन नीति वर्ष 2030 तक प्रभावी रहेगी। ये इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है, कब तक प्रभावी रहेगी। नीति कब जारी की गई, 2 सितंबर 2025 को मंजूरी दी गई, और कब तक प्रभावी रहेगी यह, और नीति का लक्ष्य 2030 तक पंजीकृत निर्यात संख्या 50% वृद्धि कर निर्यात को $50 अरब करना है, और इस मद में 882 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नीति में उद्यमियों को अपने उत्पादों के वैश्विक प्रचार के लिए सब्सिडी का भी प्रावधान, इसमें जो शामिल आपका है बायर, सेलर मीट, प्रदर्शनी आदि गतिविधियों को शामिल किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश में करीब 1.10 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया गया और देश के कुल निर्यात का 5% है। इसे बढ़ाने के लिए निर्यात नीति की जरूरत है। नीति के तहत पहली बार डाकघर निर्यात केंद्र से होने वाले निर्यात और ICGC कवरेज पर होने वाले खर्च पर सब्सिडी दी जा रही। साथ ही परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव की व्यवस्था की गई है। इसका लाभ नए निर्यातकों और स्टार्टअप को होगा। इसके साथ इसमें देखें, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान की गई है। इसमें देखें कौन क्षेत्र, परंपरागत उत्पादों के साथ इस सेवा क्षेत्र में शिक्षा, मेडिकल वैल्यू, ट्रेवल, परिवहन, लॉजिस्टिक सेवाएं, पर्यटन आदि प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश बना औद्योगिक विकास का नया हब। इसमें देखें तो वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण ASI 2023-24 के ताजा आंकड़ों से 27 अगस्त 2025 को जारी किए गए। इस बात की पुष्टि करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की औद्योगिक नीतियां उत्तर प्रदेश को तेजी से भारत के औद्योगिक मानचित्र पर एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। इसमें देखें क्या, रिपोर्ट के अनुसार इसमें प्रदेश रोजगार सृजन, फैक्ट्री इकाइयों की संख्या, उत्पादन और सकल मूल्य संवर्धन जीवी जैसे कई महत्वपूर्ण पैमानों पर देश के शीर्ष 5 औद्योगिक राज्यों में शामिल हो गया। ये इंपॉर्टेंट स्पेशल के है कि देश के शीर्ष यानी टॉप 5 औद्योगिक राज्यों में शामिल है उत्तर प्रदेश। इसमें देखें तो ASI 2023-24 की रिपोर्ट इस बात पर प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की छवि से निकलकर भारत के औद्योगिक विकास के इंजन बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीमारू का मतलब ये था आपका
बीमारू राज्यों के अंतर्गत था। ये बिहार था, मध्य प्रदेश था, और यानी 5 राज्य जो बीमारू के अंतर्गत थे, ये मध्य प्रदेश, इसके बाद यानी बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये जो बीमारू राज्य थे। यानी बहुत बड़ी आबादी इन्हीं के पास थी, आज भी है। यानी उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत हैं और बहुत बड़ी आबादी इनके पास है पूरे भारत की, और बीमारू राज्य में अंतर्गत थे। तो इसकी छवि देखें, उत्तर प्रदेश की जो छवि है औद्योगिक विकास के इंजन बनने के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। ASI रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार में 5.92% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले एक दशक में 2014-15 से लेकर 2023-24 के दौरान राज्य में 57 लाख से अधिक नौकरियां सृजन हुआ, ये ध्यान रखना है। रोजगार में उत्तर प्रदेश समेत तमिलनाडु, याद रखें, यानी रोजगार में उत्तर प्रदेश समेत तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक से राज्यों के साथ शीर्ष 5 में शामिल है। यानी टॉप 5 राज्य जहाँ रोजगार दिए जाते हैं सर्वाधिक, तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक है। इसके बाद टॉप 5 में उत्तर प्रदेश शामिल हो गया है। देश भर में औद्योगिक रोजगार में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 8% है। औद्योगिक रोजगार हिस्सेदारी कितना? 8% है देश भर में उत्तर प्रदेश का। हालांकि सब आंकड़े हैं, आंकड़ों के हिसाब से देखने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें जिस हिसाब से आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा है 2027 में, जब इसकी जारी की सेंसस 2011 का अभी तक डाटा चल रहा है और एग्जाम में 2011 पर ही पूछा जाएगा। जब तक कि सेंसस 2027 प्रकाशित न कर दिया जाए पिछले अगले आने वाले 2 वर्षों में, तब तक सेंसस का उपयोग किया जाएगा यहाँ। तो सेंसस 2011 में देखें उत्तर प्रदेश की आबादी 19 करोड़ से ज़्यादा थी, वर्तमान में 25 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। तो 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी में ये डाटा देखने में बहुत रोचक लग रहा है, लेकिन वास्तविकता में जो रोजगार उत्तर प्रदेश में बहुत दयनीय स्थिति में है। यानी इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से इस रोजगार को देखा जाए टॉप 5 में जरूर पहुंचे गया है। टॉप 5 पहुंचने का मतलब ये हुआ कि भारत में रोजगारी के स्तर को आप देख सकते हैं कितना गड़बड़ रोजगार है। यानी यहाँ पर जो मानव शक्ति है उसका उपयोग कितना मतलब निम्न स्तर का है सरकारों द्वारा जो किया जा रहा है। भारत के चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, जो कि उनका काम ही है कि यहाँ पर जो मानव शक्ति है, संसाधन, युवा शक्ति, उसका उपयोग करे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में। जैसा कि भारत के टारगेट 2047 में भारत की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो यहाँ की मानव शक्ति, मानव संसाधन, युवा शक्ति का भरपूर उपयोग करना होगा। तभी संभव उनके हाथों में रोजगार होगा, स्किल होगी। तो स्किल के लिए उन्हें ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी, ऐसी शिक्षा देकर ही उनकी स्किल को डेवलपमेंट किया जा सकता है। और शिक्षा तभी दी जा सकती है जबकि शिक्षा के स्तर को काफ़ी आसान बनाया जाए और व्यावसायिक शिक्षा उनको दी जाए, न कि केवल ज्ञानपरक शिक्षा। ज्ञानपरक मतलब केवल लिखना पढ़ना शिक्षा नहीं होती, उनको रोजगारी परक शिक्षा दी जाए या फिर उनको नौकरियाँ दी जाए, जो कि वैकेंसी के माध्यम से सरकारी नौकरियां होती हैं या प्राइवेट नौकरियां होती हैं, जो उचित है उस हिसाब से उनको दिया जाए। लेकिन एकाएक सुधार इसमें जो है सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था में करना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। क्योंकि भले ही कुछ भी मतलब औद्योगिक रूप से विकास कर ले चाहे जो भी, लेकिन यदि मानव शक्ति यहाँ पर है उस ढंग से नहीं, यानी गरीबी का स्तर बना रहेगा, तो फिर यह जो डाटे हैं वो अपर्याप्त साबित होंगे। सबसे पहले यहाँ की मानव शक्ति, युवा शक्ति को रोजगार दे करके जो है इसको भारत में जो यह बीमारू राज्य में उत्तर प्रदेश था, इसको यदि करना है तो यहाँ पर छवि बहुत अच्छे ढंग से स्किल का उपयोग करके बनाया जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश विकसित, यानी प्रत्येक राज्य जो होगा विकसित होगा। पहले बीमारू राज्यों को यदि हम देखें तो इनको सबसे पहले विकसित किया जाए तो भारत अपने आप विकसित देश में शामिल हो जाएगा, 2047 से पहले ही विकसित हो जाएगा। आगे इसमें के अंदर पहुंच चुकी जो इस क्षेत्र के राज्य की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार सकल मूल्य वर्धन GVA में वर्ष 2023-24 में 11.89% की वृद्धि दर्ज हुई। इसमें प्रदेश की हिस्सेदारी 7% थी, ये ध्यान रखना है। प्रदेश में फैक्टरियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश का हिस्सा अब कुल राष्ट्रीय फैक्टरियों में 8.51% है, जिसमें ये देश में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। याद रखें फैक्टरी के मामले में उत्तर प्रदेश का चौथे स्थान पर पोजीशन पर है। फैक्टरी के मामले में तमिलनाडु इतना % पहले स्थान पर, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति राज्य के औद्योगिक आधार संरचना में और सुधार को स्पष्ट करती है। चित्रकूट से वाराणसी तक बनने वाले 6 लेन हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत देखें तीर्थनगरी जो है चित्रकूट से प्रयागराज होते हुए, तीर्थनगरी जो चित्रकूट भी है और प्रयागराज अपना तीर्थराज प्रयाग होते हुए वाया भदोही वाराणसी तक बनने वाले 249 किलोमीटर लंबे 6 लेन के हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का रास्ता साफ हो गया। इसकी डिजाइन मंजूर हो गई है। यानी चित्रकूट से प्रयागराज तो है, लेकिन वाया किसमें? भदोही और वाराणसी तक बनने वाले, ये आपको लंबाई भी याद रखना, 6 लेन के हाई स्पीड ग्रीन कॉरिडोर का रास्ता साफ हो गया है। करीब 15,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना की पहली किस्त 10 करोड़ 37 लाख रुपए जारी हो गया। 3 माह में इसका सर्वे भोपाल की कंपनी AICONS इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड शुरू कर देगी। इस हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर में 3 धार्मिक स्थान इसमें आएंगे, चित्रकूट आएगा, प्रयागराज और वाराणसी आएंगे, सीधे जुड़ जाएंगे। इसमें पर्यटकों को सुविधा मिलेगी, साथ ही बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उच्च क्षमता वाले वाहनों के लिए यह सुरक्षित और सुगम मार्ग होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज चित्रकूट विकास क्षेत्र में 6 जिलों को शामिल किया है। 6 जिले कौन है, याद रखना है। कॉरिडोर वाराणसी से भदोही और प्रयागराज होते हुए चित्रकूट तक जाएगा। बुंदेलखंड या कानपुर से आने वाले यात्रियों को शहर में घुसने की आवश्यकता नहीं होगी। इस राजमार्ग के साथ गंगा और यमुना किनारे लिंक रोड का भी निर्माण होगा। देश में पहली बार बनारस में रेल फैक्ट्रियों के बीच सोलर पैनल इंपॉर्टेंट है। देश में पहली बार, जब भी कोई पहली बार होता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम दृष्टिकोण से। इसमें देखें, देश में पहली बार बनारस रेल इंजन कारखाना यानी BLW, जिसको पहले मुड़वाडू में बनारस का नाम पहले मुड़वाडू था, तो वहाँ पर BLW में रेलवे ट्रैक के बीचों बीच सोलर पैनल लगाए गए हैं। पूर्णतया स्वदेशी तकनीक पर आधारित इस पैनल से रोजाना लगभग 67 यूनिट बिजली पैदा हो सकेगी। स्वतंत्रता दिवस से 15 अगस्त 2025 को महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने सोलर पैनल की शुरुआत की। यानी याद रखना किसने की, कब की, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, बल्कि महाप्रबंधक नरेश पाल ने किया है सोलर पैनल, और 15 अगस्त 2025 को किया। भारत की आज़ादी की जो 78वां या 79वां जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उस पर यह शुरू की गई, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। इन मजबूत पैनलों को एपॉक्सी एडहेसिव से कंक्रीट सीपर पर चिपकाया गया, जिसमें धातु कंक्रीट का मजबूत बंधन सुनिश्चित हो सके। यहाँ 70 मीटर लंबे ट्रैक पर 15 किलोवाट पीक क्षमता का पैनल संख्या 28 स्थापित किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा नवीकरण ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन समन्वय पर केंद्रित दृष्टिकोण के अनुरूप यह काम किया गया है। बरेका कार्यशाला की लाइन संख्या 19 पर स्थापित इस पायलट प्रोजेक्ट में स्वदेशी डिजाइन की गई विशेष इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को उपयोग कर पटरियों के बीच सौर पैनल लगाए गए हैं, जिससे ट्रेन यातायात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पैनलों की आवश्यकता अनुसार हटाया जा सकता है। इसमें ट्रेन गुजरने से उत्पन्न कंपन को कम करने के लिए रबर माउंटिंग पैड का उपयोग किया गया। पैनलों को धूल और मलबे से मुक्त करने के लिए आसान सफाई व्यवस्था की गई। पटरियों के रखरखाव के लिए 4 SSLN बोल्ट के जरिए पैनलों को जल्दी हटाया जा सकता है। रेल अधिकारियों के अनुसार भारतीय रेलवे ने 1.2 लाख किलोमीटर ट्रैक नेटवर्क के यार्ड लाइनों का उपयोग कर भविष्य में इस तकनीक को व्यापक स्तर अपनाया जा सकता है। इसके बाद अगला देखें, जो करंट अफेयर्स के अंतर्गत है कि मुख्यमंत्री ने सदन में विजन डॉक्यूमेंट 2047 का प्रारूप पेश किया। विधानमंडल के दोनों सदनों में करीब 27 घंटे की कार्रवाई का समापन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 यानी भारत की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ पर डॉक्यूमेंट जो है उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने पेश किया है। वर्ष 2047 तक प्रदेश के विकास का खाका 3 थीम है, यानी कितने थीम, इसमें 3 थीम है, और 12 सेक्टर में काम के आधार पर तैयार किया गया। इसके बाद इसे सदन में फिर रखकर क्षेत्रवार चर्चा होगी। इसमें वर्ष 2047 तक प्रति व्यक्ति आयु, यानी भारत की आज़ादी 100वीं वर्ष तक तो है, प्रति व्यक्ति आय कितना रखने का टारगेट है, 26 लाख वार्षिक करने का संकल्प है, इसमें निहित है। 14 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 का प्रारूप सदन में प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया कि यह दस्तावेज फिलहाल एक प्रस्ताव है। इसमें 500 विशेषज्ञों सहित हर व्यक्ति की सहमति ली जाएगी। वर्ष 2030 तक प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था यानी 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का टारगेट है, याद रखें 2030 तक। अगले 5 वर्षों में विकास दर को 14-15% से बढ़ा करके, वर्तमान विकास दर क्या है, 14-15% से बढ़ाकर 20% तक पहुँचाने का इसमें लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को 300 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। 30 ट्रिलियन डॉलर का, 30 ट्रिलियन डॉलर का बनाने का जो है संकल्प लिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को 10 से 60 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का रोडमैप बनाना होगा, यानी 1 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन का, तभी ये जो है 30 ट्रिलियन डॉलर का भारत का टारगेट 2047 में पूरा होगा। राज्य की जीडीपी योगदान 9.3% से बढ़कर कम से कम जनसंख्या अनुपात के 16% के बराबर होना चाहिए। यानी भारत, जिस पर देखें राज्य का जीडीपी योगदान जो है उत्तर प्रदेश का भारत में 9.3% है, इसको जो 16% करना होगा, जो कि उनकी जनसंख्या इस वक्त देखें तो भारत की जनसंख्या जो यानी उत्तर प्रदेश सेंसस देखें तो वह जो है 19 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि भारत के पूरी जनसंख्या का 16% से ज़्यादा है, तो उस हिसाब से इसको जो होगा बराबर करना होगा। इसके बाद प्रस्ताव अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति थीम पर आधारित होगा। इसमें ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और टैलेंट के आधार पर 12 प्रमुख सेक्टर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार विजन डॉक्यूमेंट्स पर आम आदमी भी सुझाव दे सके। इसके लिए सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में QR कोड लगाए जाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिस पर लोग सुझाव दे सकेंगे। उपयोगी सुझावों को जिला और प्रदेश स्तर पर संचालित कर पुरस्कृत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांस कैथेटर महाधमनी वाल प्रत्यारोपण यानी तावी इंपॉर्टेंट है, पहला उत्तर प्रदेश का है। ट्रांस कैथेटर महाधमनी वाल प्रत्यारोपण तभी है। कानपुर स्थित LPS कार्डियोलॉजी संस्था वरिष्ठ रोगियों के हृदय वाल प्रतिस्थापन के लिए तभी में देख सकते हैं
ये है ट्रांस कैथेटर और ऑर्टिक वैल्यू इम्प्लांटेशन की सुविधा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है। इसमें देखें तो तभी बिना किसी गहन आक्रामक प्रक्रिया के नया वाल्व प्रत्यारोपित करके ओपन हार्ट सर्जरी से बचाता है। यह तकनीकी जोखिम को कम करने तथा वरिष्ठ हृदय रोगियों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। यह एक न्यूनतम आक्रामक प्रक्रिया जिसमें रोगी के पैर की नस में कैथेटर डालकर एक नया महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपित किया जाता है। पारंपरिक ओपन हार्ट सर्जरी के विपरीत तवी में बड़े चीरों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें रिकवरी का समय और जोखिम कम हो जाता है, विशेष रूप से वरिष्ठ रोगियों के लिए, यानी जो वरिष्ठ रोगी हैं जिनकी एज जो है 60+, 70+ इत्यादि है या 80+ है, उनके रोगियों के लिए ज़्यादा पशु हृदय की झिल्ली से निर्मित नए वाल्व को पुराने वाल्व के स्थान प्रत्यारोपित किया जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बीच पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री रामेश्वर जो तमिलनाडु में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बीच जो है पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया है। 28 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बीच पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में देखें तो एक काशी विश्वनाथ जो वाराणसी में है और एक रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो तमिलनाडु में है, इन दोनों के बीच जो है पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह पल काशी और तमिलनाडु के बीच संबंधों को मजबूत करने के साथ ही शास्त्रों में लिखित पवित्र परंपरा भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करती है। यह विनिमय कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी तमिल संगमम का पहला हिस्सा, जिसका उद्देश्य काशी, वाराणसी और तमिलनाडु के बीच लोगों घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना है। इस विनिमय के अंतर्गत कलशों में भरा गया पवित्र जल और रेत शामिल थे। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम यानी गंगा, यमुना तथा पौराणिक सरस्वती के संगम पर पवित्र जल एवं रेत और रामेश्वरम कोडी तीर्थ तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम मंदिर का पवित्र जल शामिल होगा। इसका आदान प्रदान भी श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के देवकोट्टई जमींदार फैमिली ट्रस्ट यानी DZFT के प्रतिनिधियों और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों भी संपन्न हुआ। आदान प्रदान किए गए जल का उपयोग भगवान विश्वनाथ और भगवान रामनाथ स्वामी दोनों के जलाभिषेक अनुष्ठान से लिए गए स्नान के लिए किया जाएगा। भगवान विश्वनाथ का जलाभिषेक श्रावण पूर्णिमा 9 अगस्त 2025 को रामेश्वर से लाए गए जल से किया गया था। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को देखें, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 अगस्त 2025 को गोरखपुर के खानिमपुर में टोरेंट समूह के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण किया। टोरेंट गैस और टोरेंट पावर द्वारा स्थापित ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उत्तर प्रदेश का पहला और पूरे देश का दूसरा प्लांट है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात के कांडला बंदरगाह पर स्थित है, जो देश के नेट जीरो लक्ष्यों को आगे बढ़ाता है। याद रखें कि यह जो उत्तर प्रदेश में यानी पहला दूसरे देश का दूसरा प्लांट है, इसको देख सकते हैं। टोरेंट गैस स्थापित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उत्तर प्रदेश का पहला और पूरे देश का दूसरा प्लांट है। पूरे देश में दूसरा प्लांट का मतलब पहला क्या हो गया, यहाँ देख सकते हैं कांडला बंदरगाह पर स्थित जो है ग्रीन प्लांट का उद्घाटन गुजरात में किया गया था। ये पहला, दूसरा जो है यह गोरखपुर के खाने में किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा यह है। पायलट परियोजना के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश का पहला संयंत्र प्राकृतिक गैस के साथ साथ 2% तक हरित हाइड्रोजन का मिश्रण करेगा, जिसमें स्थानीय गैस ग्रिड के साथ घरेलू घरों, CNG स्टेशनों, उद्योगों को आपूर्ति की जाएगी। यह संयंत्र वार्षिक 72 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। इसके बाद च्यूनिंग अटल छात्रवृत्ति योजना देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 19 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार और द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस यानी FCDOU के बीच समझौता हुआ। समझौते के तहत च्यूनिंग भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी यूपी सरकार छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई, जिसके अंतर्गत हर साल 5 छात्रों को यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रवृत्ति योजना प्रदेश की शिक्षा प्रणाली की नई दिल्ली देने और युवाओं को ग्लोबल लीडरशिप रोल के लिए तैयार करने का सशक्त माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, शोध और नेतृत्व में उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर देगी। यह योजना शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 3 वर्षों 2025-26, 2026-27, 2027-28 संचालित होगी। इसके बाद वर्ष 2028-29 योजना की नामांकित किया जाएगा। बाद में ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष हुए MOU पर हस्ताक्षर किए। इस नई च्यूनिंग स्कॉलरशिप के तहत अगले 3 वर्षों तक हर साल 5 छात्रों को UK में पूर्ण छात्रवृत्ति पर पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। इस योजना का वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लें। अगला देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति पर 37,500 रुपये का कर्ज। इसमें देखें अगस्त 2025 में राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य के प्रत्येक व्यक्ति पर 37,500 रुपये का ऋण है।
विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश पर उधार 6 लाख करोड़ रुपए से बढ़ करके 9 लाख करोड़ रुपए, यानी 6 लाख करोड़ से बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान। इसके बाद भी राज्य का राजस्व घाटा 2.97% है। यह RBI द्वारा निर्धारित सीमा से भीतर है। राज्य वित्त आयोग के अनुसार राज्य के ऊपर उधार का बोझ विकास का संकेतक होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा खर्च बुनियादी ढांचे के विकास पर होता है उतना ही ऋण बढ़ता है। शर्त है कि खर्च पारदर्शी प्रबंधन नीति के तहत किया जाए, यानी ऋण का आकार नहीं बल्कि उसका उपयोग और पुनर्भुगतान की योजना ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अत्यधिक ऋण से विकासशील अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है और ब्याज भुगतान वृद्धि होती है। ऐसे में यूपी जैसे राज्य के लिए इसका संतुलन जरूरी है। वित्त आयोग के अनुसार 2023-24 में राज्य सरकार पर कुल करीब ऋण देखें तो 7.76 लाख करोड़ रुपए का था, जो 2025-26 में देखें तो 9 लाख करोड़ रुपए का के स्तर को पार करने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा वह स्थिति होती है जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल प्राप्तियों ऋण को छोड़ से अधिक हो जाता है। यह घाटा इस बात का संकेत है कि सरकार को अपने खर्च पूरा करने के लिए कितनी उधारी की जरूरत पड़े। दूसरे शब्दों में राजकोषीय घाटा सरकार की वित्तीय जरूरतों और संसाधनों के बीच के अंतर को दर्शाता है। इसके बाद देखें तो जलालाबाद का नाम अब परशुरामपुरी। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर स्थित जलालाबाद तहसील का नाम अब परशुरामपुरी हो गया है। इसके अंतर्गत इसमें देखें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 अगस्त 2025 को इसकी मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने नाम बदलने की अनुमति देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। जलालाबाद भगवान परशुराम की जन्मस्थली है, जहां उनका ऐतिहासिक मंदिर भी, इसलिए जलालाबाद का नाम बदलने की मांग की जाती रही है। अप्रैल 2025 में शाहजहांपुर के जिला अधिकारी ने नाम परिवर्तन की अपनी संस्तुति वाला पत्र शासन को भेजा था। लखनऊ देखें तो यह है लखनऊ शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर बना। लखनऊ 2 जुलाई 2025 को लखनऊ ने शहरी अपशिष्ट प्रबंधन एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जब सीवरी संयंत्र से 700 मीट्रिक टन वाले अपशिष्ट को प्रोसेसिंग यूनिट से शुरू किया गया और शहर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 2000 मीट्रिक टन अपशिष्ट को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस कर शून्य अपशिष्ट शहर का दर्जा प्राप्त किया। वर्ष 2022 में सीवरी साइट पर 18.5 लाख मीट्रिक टन संचित अपशिष्ट था। इसके समाधान हेतु 106.18 करोड़ की परियोजना शुरू की गई, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन फर्स्ट के तहत 96.53 करोड़ रुपए का वित्त पोषण हुआ। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसके बाद भारत के पवित्र बौद्ध अवशेषों की 127 वर्ष बाद इसमें घर वापसी हुई। इसमें देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 127 वर्षों के पश्चात भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरावा अवशेषों की भारत वापसी का स्वागत करते हुए इसे देश की सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण गौरव क्षण बताया है। इस अवशेषों की यात्रा जुलाई 2025 में पूरी हुई, जब संस्कृति मंत्रालय गोदरेज उद्योग समूह के साथ मिलकर औपनिवेशिक काल के दौरान विदेश ले गए इन अवशेषों को शोभती नीलामी गृह से प्राप्त करने और उन्हें भारत वापस लाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके फलस्वरूप अब ये अवशेष नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित किए जा सकेंगे। पिपरावा अवशेष जिन्हें भगवान बुद्ध का अवशेष माना जाता है, वर्ष 1858 में ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन टेम्पले द्वारा उत्तर प्रदेश के पिपरवा स्तूप से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई। यह स्थान भगवान बुद्ध का जन्मस्थान प्राचीन कपिल वस्तु माना जाता है। इसमें बुद्ध के अस्थि खंड यानी सोप स्टोन, पाषाण पात्र, क्रिस्टल पात्र, रत्न, स्वर्ण आभूषण तथा अन्य अनुष्ठानिक सामग्री सम्मिलित हैं। एक पात्र को ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किया गया लेख इन अवशेषों को प्रत्यक्ष रूप से भगवान बुद्ध से जोड़ता है। इसमें कहा गया है कि इन्हें शाक्य वंश तथा 3री शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग स्थापित किया गया था। भारत ने इस अवशेषों को पूरा अवशेष यानी सबसे उच्च कानूनी शासन प्राप्त के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भारतीय कानून के अनुसार इन अवशेषों को क्रय विक्रय का निर्यात का प्रतिबंध किया गया और उन्हें नीलामी या देश से बाहर ले जाने का अवैध है। वर्ष 1899 से अधिकांश अवशेष भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सौंप दिए गए, किंतु ब्रिटिश उत्तरकर्ता विलियम क्लैक्टसन पेपे ने वंशजों ने कुछ अवशेष जैसे पिपरा अवशेष अपने पास सुरक्षित रख लिए थे। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि बुद्ध के अवशेष उनकी मृत्यु के बाद विभिन्न स्थानों पर निर्मित 9 स्तूप में स्थापित किए गए थे। इसमें शामिल है बिहार में राजगिरी, वैशाली, वेथादीपा और पावा, नेपाल में कपिलवस्तु, अलका कप्पा और रामग्राम, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और पिपलोन आदि शामिल। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सुधार के और बुनियादी ढांचा में देखें इसके अंतर्गत क्या शामिल है। इसमें उत्तर प्रदेश में अब तक 23 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रोत्साहन दिया गया। प्रदेश में देश का पहला आयुष इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर स्थापित किया गया है। तथा मेरठ में एक खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है। नए सुधारों के तहत अब राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में 50 एकड़ तथा शहरी क्षेत्रों में 20 एकड़ भूमि पर निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जा सकते हैं। प्रदेश के विश्वविद्यालय अब नायक मूल्यांकन और NIRF रैंकिंग सुधारने हेतु सतत प्रयासरत है। परिणाम स्वरूप राज्य के 6 विश्वविद्यालयों ने A++ ग्रेड, 2 विश्वविद्यालयों ने A+ ग्रेड प्राप्त किया तथा राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरा है, जहां 7200 से अधिक सक्रिय स्टार्टअप के माध्यम से 1 लाख से अधिक रोजगार सिद्ध किए हैं। प्रदेश में अब तक 8 यूनिकॉर्न कंपनियां स्थापित हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रदेश में कितने यूनिकॉर्न है? तो 8 यूनिकॉर्न स्थापित। लखनऊ में एक महत्वाकांक्षी AICTE परियोजना की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य 400 से अधिक कंपनियों की भागीदारी से 50,000 रोजगार सृजन करना है।
इसके बाद देखें गाजियाबाद में WHO IRCS वर्कशॉप स्थापित किया गया 6 से 8 अगस्त 2025 तक गाजियाबाद स्थित होटल फॉर्च्यून डिस्ट्रिक्ट सेंटर में WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन यानी IRCS वर्कशॉप का आयोजन किया गया। यह प्रतिष्ठित आयोजन भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से और भारतीय चिकित्सा होम्योपैथी औषधि संयोजन यानी PCIM&H के समर्थन से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम विश्व भर से आए प्रतिनिधि हिस्सा ले जिसमें से कई देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं, जैसे भूटान, ब्रुनई, क्यूबा, घाना, इंडोनेशिया, जापान, नेपाल, पराग्वे, पोलैंड, श्रीलंका, युगांडा, जिम्बाब्वे, जबकि ब्राजील, मिस्र और अमेरिका के प्रतिनिधि ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रहे हैं। अगला करंट अफेयर्स में देखें यूपी स्पेशल में तो उत्तर प्रदेश में 5 नए बीज पार्क की स्थापना की जा रही है। इसमें देखें उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में 5 अत्याधुनिक बीज पार्क स्थापित करके राज्य को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन आधुनिक बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। बीज पार्क क्षेत्र विशिष्ट फसल आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और अगले 3 वर्षों में देखें तो 2500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को प्रदान सुनिश्चित करेंगे। कृषि विभाग ने मौजूदा बुनियादी ढांचे यानी 200 से 400 प्लस हेक्टेयर वाले 6 बड़े फार्म को से बीज उत्पादन के लिए निजी संस्थाओं को पट्टे दिया जा सके या दिया जाएगा। बीज पार्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश, याद रखें बीज पार्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश स्थापित किए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर पहला बीज पार्क अटल पार्क अटारी लखनऊ में 130 एकड़ में 266 करोड़ रुपये निवेश से स्थापित किया जाएगा। इसमें बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और शीघ्र प्रजनन और संकर प्रसारण की सुविधा उपलब्ध होगी। अगला इसमें देखें तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आगरा में स्थापित होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आगरा में सिंगना में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 जून 2025 को की बैठक में मंजूरी प्रदान की। ये भी इंपॉर्टेंट है। मंत्रिमंडल की विज्ञप्ति के अनुसार इस निवेश का मुख्य उद्देश्य आलू और शकरकंद की उत्पादकता, कटाई के पश्चात प्रबंधन और मूल्य संवर्धन में सुधार करके खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, किसानों के आय तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। अलीगढ़ में देश का सबसे बड़ा तारा संग्रहालय स्थापित किया गया। इसमें देखें तो ताला निर्माण के लिए प्रसिद्ध अलीगढ़ शहर में देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय बनाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 27 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अलीगढ़ में ताला व्यवसाय की शुरुआत लगभग 200 वर्ष पूर्व हुए थे। ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है, ये भी याद रखना है। वर्तमान शहर में छोटे बड़े कुल मिलाकर लगभग 1500 कारखानों में ताला बनाया जा रहा है, जिसका वार्षिक टर्नओवर लगभग 11,000 करोड़ रुपये का है 1100 करोड़ रुपये का है। प्रतिवर्ष 550 करोड़ रुपये के तालों के यहाँ से निर्यात किया जाता है। मुख्यमंत्री ने देश से पिछले दिनों नगर निगम ने देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है। शासन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके बाद देखें लोमड़ी वशिवार के आक्रमण को मानव वन्यजीव संघर्ष की श्रेणी 2 में राज्य आपदा घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार लोमड़ी वशिवार के हमले को मानव वन्यजीव संघर्ष की श्रेणी 2 में रखते हुए ऐसे हमलों से होने वाली मौतों को राज्य आपदा जून 2025 में घोषित किया है। ऐसे मामले में मृतक के परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा प्राप्त हो सके। इसके साथ ही 11 वन्यजीव और मानव वन जीव संघर्ष श्रेणी में शामिल हो गए हैं। वन्यजीव में बाघ, शेर, तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा, मगरमच्छ, हाथी, गैंडा और जंगली सूअर श्रेणी फर्स्ट में है। तो इसके हमलों से मृत्यु के मामले में 5 लाख रुपये का मुआवजा सरकार दिया जाएगा। उपयुक्त अतिरिक्त सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, नाव दुर्घटना, बोरवेल में गिरने से होने दुर्घटना, कुआं, नदी, तालाब, पोखर, नहर, तालाब, वाटरफॉल डोले से होने वाली मौतों तथा सांड और नीलगाय से हमले में होने वाली घटनाएं पहले ही राज्य आपदा घोषित हैं। इसके बाद लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम देखें तो 14 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता सुधारने हेतु लर्निंग बाय डूइंग LBD कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा 6 से 8 तक की लकड़ी कार्य, धातु कार्य, ऊर्जा एवं पर्यावरण, कृषि एवं बागवानी तथा स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है। पायलट चरण में से 15 जिलों, 60 स्कूलों और 5,937 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया। इसमें विद्यार्थियों की उपस्थिति और सहभागिता वृद्धि होगी। इसके बाद सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसके बाद देखें उत्तर प्रदेश का सलखन जीवाश्म पार्क यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है। सोनभद्र में सलखन जीवाश्म पार्क को हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है। विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जाने की दिशा में प्रथम औपचारिक कदम यह एक कदम साइट के महत्व के वैज्ञानिक सत्यापन उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग इको टूरिज्म विकास बोर्ड के समन्वित प्रयासों के उपरांत हुआ है। यह जीवाश्म उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रावर्ट्सगंज से लगभग 15 किलोमीटर दूर सलखन गाँव में स्थित है। यह विश्व के सबसे पुराने जीवाश्म स्थलों में से एक है, जहाँ लगभग 1.4 अरब वर्ष पुराने स्ट्रोमेटोलाइट्स और शैवाल जीवाश्म पाए गए। अस्थायी सूची में शामिल होना नामांकन प्रक्रिया का पहला कदम है। यूनेस्को के अंतिम निर्णय के स्थल परीक्षण और मूल्यांकन शामिल होता है। इसमें आमतौर पर लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। 21 जून 2024 को यूपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस लखनऊ के मध्य संदर्भ संस्था के स्थापित किए गए थे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इसरो का रॉकेट परीक्षण इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में
तमकुहीराज तहसील में स्थित जंगल पट्टी गांव में 14 जून 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण इसरो के वैज्ञानिक देखरेख में थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड ने किया, जो पूरी तरह सफल परीक्षण के तहत रॉकेट 1.1 किलोमीटर ऊंचाई पर गया। इसके बाद रॉकेट से एक छोटा उपग्रह बाहर निकला और जब उपग्रह 5 मीटर नीचे गिरा तो उसका पैराशूट खुल गया। इसकी मदद से उपग्रह 400 मीटर के अंदर धरती पर वापस आ गया। साथ ही रॉकेट ही पैराशूट के सहारे नीचे उतर गया। 15 किलो वजन इस रॉकेट से 2.26 किलो ईंधन का प्रयोग किया गया। प्रक्षेपण के बाद 2.6 सेकंड के लिए ईंधन जला और रॉकेट उपग्रह को वापस ले गया। उत्तर प्रदेश में यह इसरो का पहला परीक्षण है। इससे पूर्व ऐसे परीक्षण अहमदाबाद में किए गए थे। यह परीक्षण अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले एक बड़े आयोजन की प्रस्तावना से युवाओं द्वारा बनाए गए लगभग 900 उपग्रहों का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद देखें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जून 2025 को आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जो उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह 51.35 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 7283 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार हुआ है और राज्य सरकार के इस विजन के हिस्से में उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे स्टेट के रूप में विकसित स्थापित करने और क्षेत्र संपर्क, निवेश और औद्योगिक विकास में सबसे जानकारी था। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो आजमगढ़, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर जैसे प्रमुख जिलों के जोड़ता है। पूर्वांचल में बुनियादी ढांचे और आर्थिक पुनरुद्धार की दिशा में इसको देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का व्यापक पहल है। लखनऊ में प्रदेश का पहला स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क, ये देख सकते हैं। लखनऊ में प्रदेश का पहला स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी पार्क बनेगा। इसके लिए चक गजरिया सिटी से 10 करोड़ एकड़ भूमि चिन्हित की गई। इसके लिए आदेश 16 मई 2025 को जारी किया गया। तो ये सारी जानकारी इसमें है, आप इसको देख सकते हैं। लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यानी UCCN की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामांकित किया गया। जून 2025 में लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल करने के लिए नामित किया गया। ये सब जानकारी इसमें दिया गया, इसको आप देख सकते हैं एक नज़र। इसके बाद इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग द्वारा 2023 सकल राज्य जिला उत्पाद के आंकड़े जारी कर दिए गए। ये सब जानकारी इसमें कवर की गई, इसको भी एक नज़र आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखें जो महत्वपूर्ण डाटा ग्रुप में आप देख सकते हैं। सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले 6 राज्यों को देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर का, इसका GDP देखें तो 2.64 लाख करोड़ रुपये और इसका जो प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में योगदान जो है 10.30 का है। इसके बाद लखनऊ दूसरे स्थान पर, इसका देख सकते हैं GDP यह है, राज्य GDP और इसका योगदान यह है। इसके बाद तीसरे स्थान गाजियाबाद है, इसका GDP देख सकते हैं, राज्य GDP यह है और इसका उत्तर प्रदेश में योगदान यह रहा। इसमें प्रयागराज को भी देख सकते हैं, 2.90% योगदान के साथ प्रयागराज 6ठे स्थान पर है। 2.43% के साथ मेरठ 7वें स्थान पर, यानी ये सारे आप देख सकते हैं। सर्वाधिक पिछड़े जिलों में दूसरे नंबर पर चित्रकूट है, यानी पहले स्थान पर देख सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार जिलों की जिला घरेलू उत्पाद श्रावस्ती जिला अंतिम स्थान पर। इस जिले के सकल जिला घरेलू उत्पाद कुल इतना प्रतिशत है। सर्वाधिक पिछड़े जिलों में दूसरे स्थान चित्रकूट, इसकी जिला ये देख सकते हैं। तीसरे नंबर संत कबीर नगर है, संत कबीर के यहाँ पर है। वहीं सकल जिला घरेलू उत्पाद GDP में गौतम बुद्ध नगर नोएडा हमने देख लिया, इतने योगदान पहले स्थान। दूसरे स्थान पर जो है लखनऊ है, जिसका योगदान है। तीसरे स्थान गाजियाबाद ये स्थान है। इसके बाद देख सकते हैं इतना योगदान आगरा चौथे स्थान पर है, इतना योगदान से कानपुर नगर जो 5वें। इसके बाद 6ठे स्थान पर अपना प्रयागराज, इसको देख सकते हैं। ये हम मेरठ इस स्थान पर है 7वें स्थान पर और बरेली 8वें स्थान पर और गोरखपुर देखें तो 9वें स्थान पर और उसके बाद वाराणसी देखें तो शेष 10वें स्थान पर शामिल है। शेष 10 जिले प्रदेश के कुल GDP में 8% योगदान देते हैं। इसके बाद सारी जानकारी इसमें दी गई है। देखें करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल के यूपी के ललितपुर में बाल्क ड्रग्स फार्मा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद ये जानकारी इसमें दी जा सकती है, यानी सब जानकारी देख सकते हैं। उत्तर यानी पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण 36 आरक्षण दिया जा रहा है। इसमें देखा जा सकता है 3 जून 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट पुलिस भर्ती विभिन्न श्रेणियों जैसे कांस्टेबल, PSC, घुड़सवार, कांस्टेबल फायरमैन 20% आरक्षण की मंजूरी दी गई। ये सब देख सकते हैं हम। पहली जंगल सफारी विस्टा ड्रोन ट्रेन का आरंभ 26 मई 2025 को किया गया। ये सब जानकारी इसमें नहीं था, इसको भी आप एक नज़र देख सकते हैं। देखिए यहाँ वाराणसी सनाई और बनारसी तबला को GI टैग मिला है, यह इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ देखें तो सनाई और तबला को GI टैग मिलने के बाद उत्तर प्रदेश तमिलनाडु को पीछे छोड़कर सबसे अधिक GI टैग प्राप्त करने वाला राज्य बन गया। वर्तमान जून 2025 तक उसके पास 77 GI प्रमाणित उत्पाद में तमिलनाडु के पास इस अवधि में 69 GI टैग है। उत्तर प्रदेश अकेले वाराणसी से 32 GI टैग वाला। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना को देखा जा सकता है, 19 मई 2025 को ऐलान किया गया। इसमें देख सकते हैं गोरखपुर में प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम कानपुर लखनऊ में ही है, जबकि ऐसा एक स्टेडियम वाराणसी में निर्माणाधीन है। प्रदेश में ऐसा चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गोरखपुर के ताल नदौर में बनेगा। 236 करोड़ की अनुमानित लागत से 50 एकड़ बनने वाले इस स्टेडियम मुख्य परिसर का निर्माण 45 एकड़ में होगा, जबकि 5 एकड़ भूमि, यानी सब जानकारी इसमें है। RBI ने लखनऊ स्थित HCBL कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया। इंपॉर्टेंट है विजेता को 19 मई 2025 को भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलाइट प्लांट का लखनऊ में उद्घाटन किया गया। इसको भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी जानकारी इसमें नहीं थे। इसके बाद देखें तो यह है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा को शुरुआत की गई 9 मई 2025 को। यानी यूपी एग्रीज क्या है, इसको
आप एक नज़र देख लें। पूर्व के लेक्चर में चर्चा किया गया है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं। जल संरक्षण के मुहिम में प्रदेश में गोरखपुर शीर्ष स्थान पर है, इसको भी देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है। जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अमृत सरोवर निर्माण की पहल के में गोरखपुर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर। अभी तक प्रदेश में 16,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है। 16,000 सरोवर में सर्वाधिक 765 अमृत सरोवर गोरखपुर में बनाए गए हैं। इस मामले में 600 से अधिक सरोवर का निर्माण कर महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, 523 अमृत सरोवर के साथ प्रयागराज तीसरे स्थान पर है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 में मिशन अमृत सरोवर योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश बजट को भी देखा जा सकता है। इसमें जो महत्वपूर्ण चर्चा पूर्व के लेक्चर में हमने कर लिया है, इसलिए यहाँ पर चर्चा करने का शौक नहीं, केवल एक बार आप इसको देख लें। यानी सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है, एक बार केवल इसको आप डीपली इस पर देख सकते हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण 20 फरवरी 2025 किया गया, इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। अंतर देशी जल परिवहन का नया क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में होगा, इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। वाराणसी बनेगी डॉल्फिन सफारी 22 मार्च 2025 को, इसको भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 हेरिटेज इमारती होटल को विकसित किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सारी जानकारी उत्तर प्रदेश तथ्यसार क्वेश्चन शामिल कर लेते हैं, इसमें थोड़ा लेटेस्ट घटनाएं शामिल। उत्तर प्रदेश में कब से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क परियोजना अभियान शुरू किया गया? 1 सितंबर 2025 से। वो उत्तर प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी जिन्हें हाल ही में उनके करियर में तीसरी बार राष्ट्रपति पद सम्मानित किया गया, तो अजय कुमार साहनी को। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT कानपुर, IIT BHU, IIT रुड़की संस्थानों के सहयोग से राज्य की कितनी नदियों के पुनरुद्धार के लिए अभियान चला? 75 छोटी नदियों, उनकी सहायक नदियों को। तो ये भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश तथ्यसार के अंतर्गत ये सब जानकारी इसमें निहित है, सब जानकारी इसमें आप एक नज़र देख सकते हैं इसमें।